can you hear me? Yeah, hi. Hi, Hi, Kali. Shreya. How are you? I'm good. How are you? I'm doing fantastic, Shreya. Okay. Okay, so we'll be basically talking about about your niece only, okay? And Okay. let's have a discussion on Hindi only. Is it fine? Okay, can I include few words of English in the middle? Yeah, sure. Because my Hindi That's is not not an very issue. great. Yeah. That's not an issue. Okay, we'll. Okay. If it can be better also if we make the video in English also, so not an issue. Okay. Okay. So you can start. Okay. Yeah. Hi, everybody. I am Shreya Goyal. I am the founder and CEO of a startup called Career Shuttle. And through that startup, I try to help the job seekers by helping them with their resumes, LinkedIn, interview preparation, and much more. Hi, Kati. Yeah. Thank you so much, Shreya, for your introduction. श्रेया मैं आपका जो जर्नी है आई मीन व्हाई करियर सेटल आपने क्यों चूज किया अभी अगर आप देखा जाए तो बच्चे लोगों को या स्टूडेंट्स को आप इंटरव्यू प्रिपरेशन करवाते हो और भी काफ़ी सर्विसेज हो जैसे आपने मेंशन किया तो जो फर्स्ट क्वेश्चन मेरा रहेगा आपसे वो ये है कि आई मीन व्हाई करियर सेटल ही क्यों अलग दूसरा नीश क्यों नहीं ओके सो मैं एक जॉब सीकर के जर्नी पे रह चुकी हूँ मैंने अपने पोस्ट ग्रेड फाइनेंस में किया तो उसके बाद मुझे रियलाइज हुआ कि हम पढ़ तो लेते हैं हम डिग्रीज ले लेते हैं लेकिन जब हमें कॉर्पोरेट जर्नी स्टार्ट करनी होती है या फिर हमें जॉब्स लेने होते हैं तो उस समय हमें काफी दिक्कतें आती है कि हम अपने आप को प्रेजेंट कैसे करें कि हम सीवी जो हमारी पूरी जर्नी को एक डॉक्यूमेंट में डाल देते हैं वो सीवी अगर हम ढंग से नहीं बनाते हैं तो हमें जॉब्स भी नहीं मिल सकती तो जब मैंने अपना पोस्ट ग्रेड किया तो मैं काफी लोगों से इंटरेक्ट करती थी और मैं अपने कॉलेज टाइम पे भी काफी लोगों को हेल्प कर चुकी हूँ इंटरव्यूज लिंक्डइन वगैरह और रेज्यूमेज में तो मुझे समझ में आया कि इधर काफी गैप है कि हम पढ़ तो लेते हैं और जहाँ हमें कॉर्पोरेट जर्नी स्टार्ट करनी होती है उसके बीच काफी गैप है फिर मुझे लगा कि क्योंकि मैं एक यूथ में बिलोंग करती हूँ तो मैं ऑब्वियसली सिचुएशन को बेटर समझ सकती हूँ एंड मुझे अपना पोटेंशियल रियलाइज हुआ अपना पैशन रियलाइज हुआ एंड आफ्टर थिंकिंग अ लॉट क्या रिक्वायरमेंट है और लोगों को एक गाइडेंस की जरूरत है so then I came up with the startup called Career Shuttle by which we can shuttle or lift up your journey and career journey. Great. So आपने मतलब कभी कोई कॉर्पोरेट पे काम किया है या आपको कुछ एक्सपीरियंसेस है या अपने एजुकेशन के बाद अपने डायरेक्टली अपने स्टार्टअप जो कैरियर शटल आप खोला हुआ है वो आपने स्टार्ट किया एक्चुअली मैंने इंटर्नशिप्स काफी करी है बट मैंने फुल टाइम जॉब कहीं नहीं किया क्योंकि मुझे हमेशा था कि मुझे सीखना है तो ग्रेजुएशन के बाद भी मेरी पढ़ाई कंटिन्यू होते गई एंड लॉकडाउन के टाइम पे ही जब हमारे एग्जाम्स पोस्टपोन हो गए थे मैं CFA चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट कोर्स कर रही थी उसके जो फाइनल लेवल में थी तो तभी एग्जाम पोस्टपोन हो गए और मेरा ज्यादा इंटरेस्ट भी नहीं था उसमें सो इसीलिए मुझे समझ आ गया कि क्या रिक्वायरमेंट है क्योंकि मुझे काफी जॉब ऑफर्स भी आ चुके थे एंड मैंने कई सारे जॉब ऑफर्स को लिंक्डइन के थ्रू ही पाया है और मुझे पता है कि जर्नी कैसे आप अपने आप को करियर में आगे ले जा सकते हो तो इसीलिए मैंने अपनी प्रोफेशनल जर्नी फुल टाइम अगर देखा जाए तो सेल्फ एम्प्लॉयड होके स्टार्ट करी है ओके मैंने एक पोस्ट भी देखा था आपका इफ आई एम नॉट रॉन्ग जिसपे आपने मेंशन किया था कि बीइंग फ्रॉम ए मारवाड़ी बैकग्राउंड सो मेरे अंदर एक बिजनेस का रुतबा भी है लेकिन I just wanted to do business in different perspective or in different niche if I am not wrong is that right मतलब आपको बिजनेस करने का भी काफी शौक था राइट हाँ जी एक्चुअली हमारे पिताजी और सबको ही मेरे फैमिली में बिजनेस बैकग्राउंड से है कॉमर्स बैकग्राउंड से है तो मेरे पास ऑप्शन था कि उनके बिजनेस को आगे लेके जाऊं लेकिन मैं जिस सिटी से बिलोंग करती हूँ सिलीगुड़ी यहाँ पे गाइड करने वाले काफी कम लोग हैं और मुझे एक्सपोजर मिला क्योंकि मैंने अपने ग्रेजुएशन दिल्ली यूनिवर्सिटी हंसराज कॉलेज से की और मेरे काफी बड़े नेटवर्क हो पाए हैं लिंक्डइन के थ्रू
सो मुझे लगा कि नहीं, मुझे कुछ डिफरेंट स्किल चूज करना चाहिए, और वो भी खुद के बलबूते पे, जो मैंने एक्सपीरियंसेस गेन किया है और जो सीखा है। और मैं आज भी डेली सीख रही हूँ, कुछ ना कुछ सीखते रहती हूँ, क्योंकि लर्निंग कभी खत्म नहीं होती है। तो इसीलिए मैंने फिर अपना खुद का स्टार्टअप ही शुरू किया, क्योंकि बिजनेस के लिए तो आपको काफी फंड्स की रिक्वायरमेंट है, और मेरे को अपने ग्रोथ के साथ साथ ही इन्वेस्टमेंट करना था, लाइक बूटस्ट्रैप जिसको बोलते हैं स्टार्टअप में। तो इसलिए मैंने इसको स्टार्टअप छोटे रूप में स्टार्ट किया है। ग्रेट ग्रेट। अच्छा श्रेया, एक चीज जो मेरे को जानना था, ये बल्कि आपने मेरे को मेंशन भी किया था इफ आई एम नॉट रॉन्ग 2-3 दिन पहले, कि करियर काउंसलिंग पे हम लोग नहीं करते, पर स्टिल आई वांट पर्सनली मैं आस्क करना चाहता हूँ रिलेटेड टू करियर काउंसलिंग। अभी बिकॉज मैं भी उस उस पीड़ा से गुजरा हुआ हूँ, तो क्या होता है कि जनरली एक बंदे को समझ नहीं आता है कि उसको करना क्या है लाइफ पे। अभी अगर देखा जाए तो काफी जो पेरेंट्स है उसको भी पता नहीं है करियर काउंसलिंग क्या है, राइट? सो मैं जानना चाहता हूँ कि करियर काउंसलिंग अगर कोई बच्चा करवाता है या कोई पेरेंट्स अपने बच्चे के लिए करियर काउंसलिंग करवाता है, तो उसका फायदा क्या है? क्योंकि मैं अपनी एनालिसिस से अगर मैं बताऊँ आपको, तो मोर देन 70-80% बच्चे को ये पता नहीं होता कि उसको पसंद क्या है, उसको करना क्या है लाइफ में। बस जिस रेड रेस जैसे चलता है तो रेड रेस के पीछे भागता है। तो करियर काउंसलिंग किस तरह से हेल्प कर सकता है एक बच्चे को या एक स्टूडेंट को, बोल सकते हो? तो इस पे अगर थोड़ा आप एलोबरेट करते तो काफी अच्छा होता। ओके, सो करियर काउंसलिंग का ये क्राइटेरिया है कि दो तरह के करियर काउंसलिंग होते हैं। एक जो सिस्टम चलते आ रहा है, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, वो ये है कि काफी इंस्टीट्यूट्स काफी बड़े बड़े कॉलेजेस के साथ टाई अप करके रखते हैं। सो ये स्टीरियोटाइप मेरे को ब्रेक करना है, इसलिए आई वांट टू ब्रिंग दिस आउट कि उनके टाई अप्स होते हैं, और जब आप उनको अप्रोच करते हो, सो वो आपके एडमिशंस उसी कॉलेजेस में कराते हैं जहाँ उनकी टाई अप होती है। तो वो एग्जैक्टली आपके पसंद नापसंद को समझ नहीं पाती है, क्योंकि उनका टाई अप होता है। आप उनके पास जाओगे, वो आपको उधर के एडमिशंस वगैरह के प्रोसेस में हेल्प कर देंगे, और उनको अपना कट मिल जाएगा। सो एक ये है क्राइटेरिया जो करियर काउंसलिंग की फील्ड को काफी डिग्रेड कर रहा है। और दूसरा एस्पेक्ट है जहाँ पे एक टेस्ट होता है, साइकोमेट्रिक टेस्ट। उस टेस्ट के जरिए हम आपके पसंद नापसंद को सब समझ पाते हैं। कि चलो सपोज मैं अपनी बात करूं, तो श्रेया को क्रिएटिविटी पसंद है, श्रेया को पब्लिक स्पीकिंग पसंद है, तो ये जो मेरी नीश है, मेरी जो पर्सनैलिटी है, वो साइकोमेट्रिक टेस्ट से ही हम एनालाइज करके पता करते हैं, और उसी अकॉर्डिंग उन्हें वो फील्ड की गाइड करते हैं कि चलो ठीक है, आपके लिए मार्केटिंग सही है या आपको एचआर में जाना चाहिए। सो ये चीज जो है, ये बहुत बड़ा स्टिग्मा है कि लोग अपना टेस्ट कराना नहीं चाहते, कि नहीं उन्हें सब कुछ पता चल जाएगा मेरे बारे में। या फिर पेरेंट्स बोलते हैं कि नहीं नहीं, तुम्हारे बड़े भाई ने यही किया, इंजीनियरिंग ही करो, डॉक्टरेट ही करो। तो इसीलिए ये फील्ड को ना आगे ले जाने में इंडियन सोसाइटी में काफी ग्रोथ की जरूरत है, और इसके लिए हमें इस चीज को काफी ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखना पड़ेगा, कि जरूरी नहीं है कि आपने जो सोच लिया आप वही करोगे। फॉर एग्जाम्पल, मैंने फाइनेंस सोचा था, ग्रेजुएशन तक मैंने टाइम लिया कि मैं क्या करूं, तो फिर मैंने सोचा कि चलो सीएफए करते हैं। मैं बहुत पैशनेट थी, मैंने दोनों लेवल में वर्ल्ड रैंक अचीव किया। फिर उसके बाद में मेरा इंटरेस्ट चला गया। तो अगर कोई मेरे को जज करेगा कि श्रेया तुमने तो फाइनेंस लिया और अब तुम फिर से अपना फील्ड चेंज कर रही हो, मैं ये बताऊंगी कि कल आपको जो पसंद था, क्या आज आपको वही चीज पसंद है? जरूरी है? कल आपको सपोज फ्रूट्स में कुछ और पसंद था, आज आपको उससे नफरत होने लग गई, आपको कुछ और पसंद है। वही चीज है, आदमी ग्रो करते रहता है, वो सीखते रहता है। तो वो पैशन को एनालाइज करना, अपने आप के अंदर झांक कर देखना कि मुझे क्या पसंद है, पेरेंट्स के साथ प्रॉपर कम्युनिकेट करना कि पेरेंट्स भी समझे, तब जाके ये काउंसलिंग का ब्रॉडर एस्पेक्ट में देख सकते हैं। ओके, लेकिन एक चीज अगर आपको भी पता होगा कि काफी पेरेंट्स बच्चे को नहीं पूछते कि आपको क्या करना है, आपका क्या पैशन है या आपको क्या अच्छा लगता है। ये कभी नहीं, मतलब मेजॉरिटी ऑफ द पेरेंट्स ये बोलता है कि आपको इस लाइन पे जाना है, देखो वो बच्चा ने ये कर लिया, उस बच्चा ने ये कर लिया, आपको भी उसी लाइन पे जाना है। ये जो मेंटेलिटी है, इसको ब्रेक कैसा करना है, ये मैं लार्ज पर्सपेक्टिव पे पूछ रहा हूँ, क्योंकि इसको खत्म करना अभी मतलब इतना जल्दी तो होने वाला नहीं है, बट स्टार्ट तो एटलीस्ट करना चाहिए आपको, हम जैसे Exactly. सो इस पे आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है?
मेरे को इसमें दो चीजें बतानी है कि ऑब्वियसली पेरेंट्स अगर आज की जो पीढ़ा है वो पेरेंट्स बनेंगे आगे चल के, सो ऑब्वियसली हमारा माइंडसेट चेंज होते जा रहा है और वो आगे चल के चीजें ठीक होंगी क्योंकि हम ज्यादा एजुकेटेड है, ज्यादा वर्ल्ड मतलब एक्सप्लोर किया है, इंटरनेशनली लोगों के साथ कनेक्ट कर रहे, समझ रहे हैं। बट एक और चीजें होती है कि फॉर एग्जाम्पल मैं अपने एक फ्रेंड की एग्जाम्पल देती हूँ। उसके साथ क्या हुआ था कि उसके 10th में 10 CGPA आया था, CBSE दिया था उसने, और फिर उसके पेरेंट्स गए थे। 10 हाँ, CGPA 10 out होता of है। 10 हाँ, 10 out of 10। हाँ, I am also from CBSE background, हाँ तो मेरे को पता है तो। हाँ। सो क्या हुआ था कि उसके पेरेंट्स गए थे एडमिशन कराने स्कूल में कि कॉमर्स में करा देंगे, क्योंकि उसे कॉमर्स लेने का मन था। उसके सारे फ्रेंड्स कॉमर्स जा रहे थे और उसे लगा था कि चलो उसे आगे चल के ईको वगैरह ये सब पढ़ना है। बट हेडमास्टर ने क्या कहा कि आपका बच्चा बहुत तेज है पढ़ाई में, उसे साइंस में डालिए। तो हेडमास्टर के कारण पेरेंट्स के माइंडसेट में चेंज आ गया और उसे जबरदस्ती साइंस में डाला गया। अब मैं आपको ये बताती हूँ कि उसे पढ़ने का मन नहीं करता था। वो मेरे साथ ट्यूशन में था, मैं अपने बेस्ट फ्रेंड की बात कर रही हूँ। तो वो मेरे साथ ट्यूशन में था, उसको पढ़ने का मन नहीं करता था, फिर भी वो किया। एंड फिर मार्क्स ग्रेट नहीं आए, फिर उसने 1 साल का गैप लिया और उसने फिर IITs के लिए प्रिपेयर किया, फिर भी मार्क्स ग्रेट नहीं आए, कोटा तक गया। फिर उसके बाद में उसने आर्ट्स लिया कि चलो आर्ट्स एक्सप्लोर करते हैं, क्योंकि कॉमर्स से उसको लगा कि चलो बेटर है आर्ट्स, और अब वो जाके UPSC के लिए प्रिपेयर कर रहा है। आप बताइए कितने सालों का गैप हो गया है और कितने साल वेस्ट हो गए सिर्फ उस एक डिसीजन के कारण कि आपका बेटा पढ़ाई में बहुत अच्छा है, उसे साइंस दे दीजिए। फॉर्म भरते भरते उसने कॉमर्स की जगह साइंस कर दिया। यही होता है, इसलिए मैंने आपको सोचा कि मैं पूछता हूँ ये क्वेश्चन। तो अगर किसी को सपोज करियर काउंसलिंग करवाना भी है, सपोज कोई पेरेंट्स को एटलीस्ट कुछ ऐसा तो नहीं है कि 100 में से 100 पेरेंट्स को ये होता है कि नहीं मैं जो बोलूंगा तुमको वही करना पड़ेगा। कुछ पेरेंट्स अभी भी है इंडिया पे जो अभी भी मानता है कि नहीं, बच्चे को पूछते हैं, ये करियर काउंसलिंग जो टर्म है उसको भी समझते हैं एंड उसके अकॉर्डिंगली प्रोसीड भी करना चाहता है। तो अगर किसी को करवाना भी है कि चलो अच्छे से करियर काउंसलिंग करवाता हूँ, कहाँ मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, कहाँ वीक पॉइंट है, वो समझ जाएंगे हम लोग बच्चे का, तो जाए कहाँ पर? क्योंकि फ्रॉड भी काफी होता है, काफी प्रोमिसेस किया जाता है कि हाँ अच्छे से हम लोग करियर काउंसलिंग करेंगे, लेकिन होता नहीं है। लेकिन तो इस पे आपका क्या सजेशन रहेगा? इससे मेरा यही सजेशन रहेगा कि आप उन लोगों के पास जाइए जिनके पास करियर काउंसलिंग या करियर गाइडेंस की सर्टिफिकेट हो, और जो अपने बल पे या 1-2 लोग मिलके करें, क्योंकि जब कोई बड़ा इंस्टीट्यूट होता है तो दे बिकम मोर मनी माइंडेड, जो मैंने देखा है, एंड दे ट्राई टू टाई अप विद सेवरल इंस्टीट्यूट्स। और कोई भी करियर काउंसलर अगर आपका साइकोमेट्रिक टेस्ट नहीं ले रहा है तो वो करियर काउंसलिंग नहीं हुआ। वो सिंपली आपको एडमिशंस में हेल्प कर देंगे, वो काउंसलिंग नहीं हुआ, वो एक तरफ से गाइडेंस हो गया कि चलो आप ऐसे एडमिशंस ले लो, वो अलग फील्ड हो गई। बट अगर आप काउंसलिंग की बात कर रहे हो, आपको करियर कोचेस के पास जाना चाहिए। जो करियर कोचेस होते हैं वो अपना खुद का फर्म बनाते हैं या उसी को ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म में लेके जाते हैं, एंड दे आर दी फेस, आप उन पे रिलाई कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आज मैं सीवीज इंटरव्यूज लिंक्डइन वगैरह करा रही हूँ, बट आई एम द फेस ऑफ करियर शटल। सो एवरीबडी नोज कि बहुत ट्रांसपेरेंसी है कि आज इस कंपनी को कौन देख रहा है, कौन मेरे करियर के साथ खिलवाड़ नहीं करेगा। आपको ट्रांसपेरेंसी के साथ जाना चाहिए कि आप किसी जगह जा रहे हो, आपको पता होना चाहिए कि आपको कोच कौन करने वाला है, उस कोच के बैकग्राउंड क्या है, उन्होंने कितने लोगों को हेल्प किया है, टेस्टिमोनियल्स देखिए, जानिए कि उनकी क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है और साइकोमेट्रिक टेस्ट होगा कि नहीं होगा। बहुत सारी तरह की रिसर्च होती है, सिर्फ इंस्टीट्यूट नेम से जाने से कोई सेंस नहीं बनता। कोई भी एक वेबसाइट खोल लेगा, कोई भी एक ऑफिस ले लेगा, पर वो आपके करियर के साथ तो खिलवाड़ हो जाएगा ना। एग्जैक्टली मतलब मोटा मोटी आप यही बोलना चाह रहे कि जिस बंदे के पास आपको जाना है, करियर काउंसलिंग करवाना है, उसका वो सर्टिफाइड होना चाहिए, और आपको मेजॉरिटी ऑफ द थिंग ये देखना चाहिए कि वो साइकोमेट्रिक टेस्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्योंकि वो भी काफी मेजॉरिटी काम पे आता है, राइट? एग्जैक्टली। ओके, ग्रेट। ओके, तो और एक चीज मैं पूछना चाहता हूँ आपसे, वो ये है कि मतलब व्हाट्स द राइट टाइम फॉर करियर काउंसलिंग? कब करवाना चाहिए बच्चे को? क्लास 5 पे या क्लास 10 पे या क्लास 12 पे? मतलब एक राइट टाइम क्या होना चाहिए करियर काउंसलिंग के लिए? ओके,
सो इसके बहुत सारे पहलू है। फॉर एग्जाम्पल, अगर इंसान को पता है कि उसे साइंस में इंटरेस्ट है, वो 9th-10th में पढ़ाई कर रहा है, उसे समझ आ जाता है। बट आई फील कि 10th के टाइम पे काउंसलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप जो 11th-12th में सब्जेक्ट्स लेते हो उसी बेसिस पे आप आगे अपने करियर बनाते हो। सो एक वो एस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहीं पे आपको अपनी इंटरेस्ट पता चलती है। बट ये भी बात है कि उस समय आपकी माइंडसेट काफी छोटी होती है, तब अपने आप को ज्यादा एक्सप्लोर नहीं कर पाते। तो दूसरा एस्पेक्ट है कि आप कॉलेजेस में एडमिशन लेने के पहले आप करवा सकते हो। सपोज आपने बोर्ड एग्जाम्स दे दिए, आपके पास पीरियड होता है ना 3 महीने का, 2 महीने का, उस समय आप अपने बारे में और एक्सप्लोर कर सकते हो, नई नई चीजों के डिप्लोमा कोर्सेज, शॉर्ट टर्म कोर्सेज करके देख सकते हो। हम उस टाइम को कितना वेस्ट करते हैं, मैंने भी कितना वेस्ट किया उस टाइम पर, मुझे अब रिग्रेट होता है कि अगर मैंने उस टाइम पे नए नए कोर्सेज कर लिए होते तो शायद मुझे ये फील्ड जल्दी पता चल जाता, या मतलब ज्यादा उस समय अपॉर्चुनिटीज काफी कम थी। एंड लाइक आई सेड कि आई कम फ्रॉम अ प्लेस जहाँ पे अपॉर्चुनिटीज काफी कम है। तो अभी ग्रो हो रहा है, तो वो एक समय है कि जब अपने आप को काफी अच्छे से देख सकते हो, एनालाइज कर सकते हो, कोर्सेज की रिसर्च कर सकते हो कि उसका। हाँ, ये एक चीज मैंने हमेशा अपने लाइफ में फॉलो किया है कि मैं जब भी कोई कोर्स करती हूँ, मैं हमेशा उसके पहले करिकुलम देखती हूँ कि उस कोर्स में मुझे सिखाएंगे क्या, मुझे उस कोर्स से मिलेगा क्या, और उस कोर्स से मेरा फ्यूचर क्या होने वाला है। इसीलिए मैंने सीएफए का डिसीजन अपने फाइनल ईयर में लिया था। मैंने फर्स्ट 2 इयर्स सिर्फ अपने आप को ग्रो करने में लगाया है, नेटवर्क करने में और अपनी पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स, और कॉलेज में अकेडमी में फोकस किया है। सो वो कोर्सेज वाली जो चीज आप बोर्ड्स के बाद फोकस कर सकते हो, और जब आप कॉलेज में हो तो अगर आपके पास काफी अच्छी अपॉर्चुनिटीज है, सोसाइटीज है, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी में होती है, तभी भी आप बहुत कुछ एनालाइज कर सकते हो। तो ये सब जगह है जहाँ पे आप अपने काउंसलिंग करवा सकते हो। और अगर आपको लगता है कि इट्स नॉट अफोर्डेबल फ्रॉम योर एंड टू रीच अ काउंसलर, या वो नहीं समझ पाएंगे क्योंकि वो थोड़ा जेनेरिक होते हैं, तो आप फील्ड रिलेटेड लोगों से इंटरेक्ट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपने कॉलेज में हो, आप अपने सीनियर से बात कर सकते हो जो वो फील्ड परस्यू कर रहा है, या फिर लिंक्डइन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप कई लोगों को रीच आउट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, मैंने सीएफए किया है, किसी को सीएफए से रिलेटेड गाइडेंस चाहिए, वो मेरे को रीच आउट करेगा। या मैंने एंटरप्रेन्योरशिप किया है, तो किसी को उसमें इंटरेस्ट है तो वो मुझे रीच आउट करे। तो आप ऐसे लोगों को सर्च कर सकते हो, उनसे डायरेक्ट फील्ड टू फील्ड की गाइडेंस ले सकते हो, क्योंकि जो करियर काउंसलर होते हैं जेनेरिक होते हैं। अगर होता है तो 1-to-1 कोचिंग। हाँ, मतलब 1-to-1 की जरूरत नहीं है, हम लोग इंसान हैं, हम लोग गाइड नहीं करेंगे, और हर कोई अगर मनी माइंडेड देखेगा तो फिर सीखेगा कैसे। तो कोई भी अप्रोच कर सकता है कि मेरे ये इंटरेस्ट है, बट अप्रोच अच्छा होना चाहिए कि मुझे ये इंटरेस्ट है, मैंने किया है, अपना रिसर्च करके आओ और फिर अप्रोच करो। तो थोड़ा टाइम 10-15 मिनट कोई भी इंसान दे सकता है, फिर आप आगे और रिसर्च करो। एक ही इंसान तो नहीं है जिससे आप गाइडेंस ले सकते हो, तो वो फील्ड स्पेसिफिक गाइडेंस आपको उस फील्ड के इंसान से लेनी चाहिए। एग्जैक्टली। ओके। और एक चीज है जो अक्सर मैं देखते रहता हूँ, वो ये है, वो आपको भी शायद आप भी नोटिस आपको भी होगा, वो ये है कि कोई बंदा किसी को देख के, सपोज किसी को देख के कोई दोस्त बीबीए पे चला गया या कोई साइंस लेके चला गया, तो चलो मैं भी कर लेता हूँ। एंड इस तरह से एजुकेशन कंप्लीट हो जाता है, मास्टर्स कंप्लीट हो जाता है, उसको पता ही नहीं चलता है कि कर तो लेता है, लेकिन पता नहीं इन फ्यूचर उसको जाकर पता चलता है कि अरे ये फील्ड तो मेरे लिए है नहीं। उसको मन नहीं लगता इस काम पे, जिस काम पे उसको लेट सपोज उसको कुछ जॉब मिला है, लेट सपोज किसी ने एमबीए इन मार्केटिंग किया है एंड उसको एक जॉब मिला है सेल्स का। ओके, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ। एंड अब जब वो पढ़ाई कर रहा था तो उसको कुछ इतना पता नहीं चला कि ये फील्ड मेरे लिए है कि नहीं, बस उन्होंने कंप्लीट कर लिया, चलो पढ़ाई लिखाई तो करना है, कंप्लीट कर लिया। अब उसको जब वो जॉब जब कर रहा है, सपोज उसको सेल्स का नौकरी मिला, अब उसको अच्छा नहीं लग रहा है, तो उसके पास अब क्या ऑप्शन रहेगा, क्योंकि ऑलरेडी ही और सी हैज स्पेंट 25 इयर्स, मे बी 24-25 हम लोग पकड़ के चलते हैं। उसके बाद उसको अब क्या करना चाहिए, जब उसको अब रियलाइज हो रहा है कि हाँ चलो ये फील्ड मेरे लिए है नहीं, उसके पास अब ऑप्शन क्या बचता है? जैसे मैं अपना एग्जांपल देती हूँ कि मेरे साथ भी ऐसा हुआ कि मैं कोई फील्ड ले रही थी और मुझे लगा कि चलो मेरे मार्क्स अच्छे आ रहे हैं, मुझे पैशन है और मैं कर रही थी। बट जब जैसे एग्जाम पोस्टपोन हुआ, देन आई फ्रीक्ड आउट। फिर मुझे लगा कि मैं और क्या करूँ, और मेरे पास गाइड करने वाला कोई नहीं था। मुझे मतलब हमारे फैमिली में स्टार्टअप्स किसी ने नहीं किया है, यहाँ पे स्टार्टअप कल्चर बहुत कम है, तो मुझे गाइड करने वाला कोई नहीं था, और मैं अपना पूरा करियर चेंज कर रही थी। आई डोंट एडवाइस कि आप ऐसे पूरा अपना करियर ड्रास्टिकली चेंज करो, क्योंकि आपको बहुत कॉन्फिडेंट होना पड़ता है उसके लिए,
और बहुत पेशेंस भी चाहिए। सो वो चीज था कि मुझे समझ आ गई थी, एक यूरेका मोमेंट होता है कि आपको क्लिक कर जाता है कि ये चीज मेरे लिए नहीं है, क्योंकि लोग आपको बोलेंगे कि तू क्या कर रहा है, तूने ये किया, अब तू छोड़ रहा है इस चीज को। जैसे मुझे बोल रहे थे कि तुमने फाइनेंस किया, फाइनल लेवल है, वर्ल्ड रैंक आया है, टॉप 10% है, और अब तुम छोड़ रहे हो। सो ये सब चीजें जब आप छोड़ते हो ना, तो पीयर प्रेशर भी काफी होता है। सो उस केस में अगर आप काफी कॉन्फिडेंट हो कि आपको नहीं पसंद, तो आपको बैकअप प्लान आना चाहिए। ठीक है, मुझे ये नहीं पसंद, तो मुझे पसंद क्या है। आप ऐसे छोड़ छाड़ के नहीं बैठ सकते कि मुझे ये नहीं पसंद, अब मैं क्या करूं। और ये तभी होता है, ये दिक्कतें दो रीजन होती है, या तो आपको एक्सप्लोर करने में टाइम लग रहा है, या तो आपने कभी अपने आप को सीरियसली लिया ही नहीं। दो रीजन हो सकते हैं इसके पीछे। तो कई लोग होते हैं जो अपने आप को काफी लेट सीरियसली लेते हैं, जब उन्हें लगता है कि अब उन्हें लाइफ में सेटल होना है। तो एक वो दिक्कत है, और एक है कि आप कुछ और कर रहे थे, अब आपको रियलाइज हुआ कि उसमें आपको इंटरेस्ट नहीं है। पर जब इंटरेस्ट नहीं है तो आपको डेफिनेटली पता होना चाहिए कि आपको क्या चीज और में इंटरेस्ट है, क्योंकि आपको तभी पता चलता है आपको ए नहीं पसंद जब आपको बी या सी कुछ अट्रैक्ट कर रहा होता है। जब आपको पता होता है कि सपोज आपको ऑरेंज नहीं पसंद, तो मे भी आपने एप्पल खाया हो या एप्पल टेस्ट किया हो, तभी तो आपको ऑरेंज के साथ आप कंपेयर कर पा रहे हो कि नहीं, ऑरेंज मेरे लिए अच्छा नहीं है। सो वो जो आपको साइड बाय साइड जो आपके दिमाग में इंटरेस्ट डेवलप कर रहे हैं, उसको एक्सप्लोर कीजिए। और ऐसा नहीं है कि आप तुरंत उस फील्ड में जंप कर जाओ। आप फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर सकते हो, लोगों से इंटरेक्ट कर सकते हो, छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स ले सकते हो, अपना जॉब बिना छोड़े। और जब आपको लगे कि चलो ठीक है, दैट इज बिकमिंग फ्रूटफुल, मैं उस पे अपना करियर परस्यू कर सकता हूँ, देन यू चेंज योर करियर। इट्स लाइक दैट। जैसे मैंने ट्राई किया हुआ है कि मुझे कॉन्फिडेंस था कि हाँ, मैंने करियर पे काफी लोगों को गाइड किया है और मैंने फील्ड टेस्ट किया हुआ है, तो भले मुझे टाइम लगे, बट आई न्यू कि हाँ ठीक है, ये लॉन्ग टर्म पे तो जरूर वर्क करेगा। So इसीलिए I could change it, and I could convince my family also. Great. Okay, so एक कॉमन क्वेश्चन है जो अक्सर आते रहता है, और काफी कुछ ऐसा होता है कि काफी जन को पता भी नहीं होता है डिफरेंस बायोडाटा, रिज्यूम और सीवी का डिफरेंस। ये तीनों आप अगर सिंपल लैंग्वेज पे समझा सकते हो। ओके, आप एक जॉब के लिए गए आज के जमाने में, और आपको अपने आप को सेल करना है विद इन सेकेंड, 7 to 8 सेकेंड। तो एक मार्केटिंग डॉक्यूमेंट होता है जहाँ पे आप अपने आप के पूरे समराइज वर्जन लिखते हो, हिस्ट्री नहीं लिखते, समराइज वर्जन कि ये मैं हूँ, ये मेरा पूरा करियर हिस्ट्री है। करियर हिस्ट्री इन द सेंस वैसे नहीं, पूरा समराइज, उस चीज को रेज्यूमे बोलते हैं। और वो 1 या 2 पेज से ज्यादा नहीं होना चाहिए। रेज्यूमे एक फ्रेंच वर्ड से आता है जिसका मतलब है समरी। सो उसमें अपनी पूरी हिस्ट्री नहीं लिखनी है, दैट्स जस्ट टू सेल योरसेल्फ इन 7 to 8 सेकेंड। क्योंकि कोई भी रिक्रूटर होता है ना, वो आपके सीवी को 7 या 8 सेकंड ही देखता है, उसके पास इतना टाइम नहीं है कि वो बैठ के 15 मिनट लगाए। अगर उसे इंटरेस्ट होता है तो वो फर्दर आगे देख सकता है, दैट इज रेज्यूमे। सीवी हो गया कि आपको काफी डिटेल में अपने प्रोजेक्ट्स, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ये सब बताना है। सो दैट्स नॉट मोर टुवर्ड्स द जॉब प्रोस्पेक्ट, दैट्स मोर टुवर्ड्स द एकेडमिक प्रोस्पेक्ट। वो काफी कम चलता है, उसको करिकुलम वाइटे बोलते हैं सीवी के फुल फॉर्म को, पर वो रेज्यूमे का काफी एक्सटेंडेड वर्जन है। सॉरी टू इंटरप्ट यू, मतलब सीवी आप बोल रहे हो बेसिकली अगर किसी को लेट्स सपोज किसी ने मास्टर्स किया या एमफिल किया, उसके बाद अगर कोई पीएचडी या हायर पीएचडी करना चाह रहा है, तो उसके लिए सीवी वुड बी बेटर। हाँ, एक्चुअली क्या है ना कि सीवी चाहिए होता है कि नहीं होता है, जनरली लोग रेज्यूमे और सीवी को ना सिनोनिम की तरह ही यूज करते हैं। सो आज के दिन में रेज्यूमे ही चलता है और उसी को लोग सीवी भी बोलते हैं। बट अगर हम टेक्निकली बात करें तो सीवी एक्चुअल में काफी एक्सटेंडेड वर्जन है। सो इट डिपेंड्स अपॉन ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन कि उन्हें क्या चाहिए, या फिर आप पोजीशन पे ट्राई कर रहे हो। बट अगर आप एक जनरल जॉब सीकर हो तो आपको रेज्यूमे ही देना चाहिए। सीवी 2 से 4-5 पेज तक का होता है, दैट्स एक्सटेंडेड वर्जन। बट आप खुद ही बताओ, आज के दिन में आप इतने बिजी हो, आपके पास कोई 5 पेज का डॉक्यूमेंट लेके आएगा, आप कितना पढ़ोगे? सो ये चीज इतनी चलती है, लोग सीवी और रेज्यूमे को एज ए सिनोनिम यूज करने लग गए। और बायोडेटा की बात करें तो बायोडेटा मतलब बायोग्राफिकल डेटा, मतलब वो आपके पर्सनल इंफॉर्मेशन के बारे में होता है कि आपकी एज क्या है, जेंडर क्या है, डेमोग्राफिक्स की, मैरिटल स्टेटस क्या है, एड्रेस क्या है। सो वो सब जनरली गवर्नमेंट जॉब्स जो कि जहाँ पे बहुत नीडेड पर्सनल इंफॉर्मेशन नीडेड होती है, वहां वो चलता है। और ये काफी आउटडेटेड हो चुका है। आज के दिन में बायोडेटा नहीं इतना चलता, क्योंकि पर्सनल इंफॉर्मेशन जैसे पैन कार्ड डिटेल्स ये सब हम पब्लिक नहीं करते हैं। तो इसलिए बायोडेटा इज अ वेरी आउटडेटेड वर्जन,
एंड आज के दिन में अगर कुछ चल रहा है तो दैट्स रेज्यूमे, उसी को लोग सीवी भी बोल देते हैं। ओके ओके। मैं अच्छा, ये एक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मैंने कहीं जगह सुना था कि रिज्यूमे में इतना पेजेस रहना चाहिए, सीवी अगर सीवी मोर देन 2 या 3 पेजेस रहता है तो उसको सीवी बोला जाता है, या लेस देन 2 पेजेस रहता है तो उसको रिज्यूमे बोला जाता है। ये क्या सच है या दिस इज मिथ? मिथ नहीं बोलेंगे, जैसे मैंने यही बोला, सीवी क्या होता है, एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ रेज्यूमे। तो अगर कुछ 1 या 2 पेज है हम उसको रेज्यूमे बोलते हैं, अगर आप उसको काफी एक्सटेंड करके लिख रहे हो तब वो सीवी कहलाएगा, क्योंकि इसमें आपने काफी डिटेल्स लिख दिया है। तो वही चीज है ये, उसी चीज को आप ए बोलो या बी बोलो, अल्टीमेटली इट्स द सेम। ओके ओके ओके, गॉट इट। या ओके, सो लेट्स हैव सम फन। और ज्यादा मैं क्वेश्चन आपको पूछूंगा नहीं, काफी लंबा हो गया। तो या सो ये अब हम लोग आप नीच से हट रहे हैं। ओके, सो अभी मैं आपसे बस नॉर्मल दो यू नो रैपिड फायर क्वेश्चन पूछूंगा। सो द नंबर 1 इज टॉप 2 awkward moment of your life. Top 2 awkward, that too in a public platform. All right. So top 2 awkward moment was like when I went to a hotel in a foreign country. Okay. And there when I there मेरा काफी सीन खराब हो गया था. That was the most awkward moment. Okay. And second awkward moment था मेरे क्लास 12 की बात है. कि एक क्लासमेट ने मतलब एक लड़के ने मेरे बेस्ट फ्रेंड को कुछ बोल दिया था कि तुमने क्या प्रोजेक्ट बनाया. तो मैंने टीचर के सामने खड़े होके उसको डॉन की तरह डांट दिया कि अबे तू क्या बोल रहा है ऐसे करके. तो पूरा क्लास मेरे को देखने लग गया. टीचर वाज लाइक व्हाट इज दिस श्रेया, दिस इज अ क्लासरूम. तो उस समय आई डोंट नो वो क्या हो गया था, गुंडा बोलते हैं ना, वैसे मैंने एक्ट कर दिया था. तो दैट वाज वेरी ऑकवर्ड फॉर मी. लाइक पीपल स्टिल मेक फन ऑफ मी कि तुमने क्या किया था. So that are the two things. Yeah. So this portion of the video, you know, this will be going into the behind the scenes. Okay. So the conversation which we will have, that will be the main topic. ये थोड़ा behind the scenes रहेगा. Okay. So it's fine. It's fine. Okay. And और एक क्वेश्चन ये है कि this is something which you will also love. ये है कि आपका टू हैप्पीएस्ट मोमेंट ऑफ योर लाइफ, मतलब आपको सबसे कब अच्छा लगा? एक जब मैंने क्लास 12 के बोर्ड्स के रिजल्ट आए थे तो तब मैंने अपने सिटी और नॉर्थ बंगाल टॉप किया था. 97% आए थे मेरे. तो उस समय पापा ने नीचे से फोन करके, मतलब शॉप से फोन करके मुझे कॉल किया था कि बेटा तुम्हारा ये परसेंट आया है, क्योंकि सबको मैंने बता दिया था ये रहा मेरा रोल नंबर, चेक कर लो. तो पापा ने कॉल किया एंड उसके बाद में मेरे पास काफी कॉल्स आए फेलिसिटेशन के. और एक ऐसा फेलिसिटेशन था जहाँ पे हमारे मेयर ने मुझे अवार्ड दिया था मम्मी पापा के सामने स्टेज में. सो दैट वाज द मोस्ट हैप्पीएस्ट मोमेंट फॉर मी, क्योंकि सब कोई उस समय मेरे मम्मी पापा को मेरे नाम से जान रहे थे. तो वो मेरे लाइफ का सबसे बड़ा मोमेंट है कि लाइक अभी भी सब कोई बोलते हैं कि लाइक आपके पूरे फैमिली में एक लौता चिराग बोलते हैं, तो वो है आपकी बेटी. और दूसरा मोमेंट था कि जब मैंने एक जन की जॉब लगवाई थी अपने करियर शटल में. क्या हुआ था कि हम लोग मतलब मैं अपनी जिस सिटी से आई हूँ वहाँ पे मैं छोटे मोटे ऐसे वॉलंटियरिंग करती हूँ कि जब कोई जॉब सीकर आता है या फिर किसी के पास ओपनिंग होती है, ऑल्दो हम रिक्रूटमेंट में नहीं है, बट जब रिक्रूटमेंट के लिए कोई आता है तो हम अपने नेटवर्क में पोस्ट कर देते हैं कि ये जॉब्स है करके. तो एक लड़की थी जिसको काफी महीनों से जॉब नहीं मिल रही थी और मैंने उनकी जॉब एक अच्छी खासी कंपनी में लगवा दी अपने सिलीगुड़ी सिटी में ही. और नाउ शी इज वेल सेटल्ड. तो जिस दिन उसकी जॉब लगी थी एंड दैट थ्रू हमारे नेटवर्क के थ्रू, तो दैट डे आई वाज वेरी हैप्पी कि मैंने एक दिन की जॉब लगवा दी है. मैंने एक दिन के करियर में एक मतलब एक क्या बोलते एक पार्ट प्ले किया. तो दैट वाज द वेरी हैप्पीएस्ट मोमेंट फॉर मी. ग्रेट, या दैट इज ग्रेट. ओके श्रेया, और ज्यादा खींचेंगे नहीं. ऑलमोस्ट वी हैव अ कन्वर्सेशन अराउंड 30 मिनट्स. तो अगर आप कुछ कंक्लूड कर देते, यू आर आल्सो टॉकिंग अबाउट सम एंटरप्रेन्योरशिप, तो अगर आप कुछ उसके लिए भी थोड़ा 4 या 5 मिनट अगर कुछ बोलते, अगर किसी को यू नो कोई बंदा अगर किसी को यू नो स्टार्टअप करना है, या किसी को जैसे आपने यू नो
ट्रेडिशनल वे पे आपने नहीं गया, आपने कुछ अपना करियर सेटल, अपना स्टार्टअप शुरू किया। तो अगर किसी को स्टार्ट करना चाहे तो उसको क्या शुरू करना चाहिए, किस तरह से करना चाहिए, अगर कुछ भी आप अपने तरह से एलाबोरेट करते हैं उसको थोड़ा। ओके, तो कोई स्टार्टअप स्टार्ट करने से पहले लोगों के मन में काफी क्वेश्चंस रहते हैं कि मेरे पास पैसे नहीं है, मैं स्टार्टअप कैसे करूं। आज के दिन में ऐसा है कि आप थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म से कुछ भी नॉर्मल सा वेबसाइट बना सकते हो, जैसे विक्स वगैरह होता है। उसके लिए आपको ज्यादा फंड्स की जरूरत नहीं है, आप अपनी पॉकेट मनी सेविंग से कर सकते हो। एंड द सेकेंड थिंग इज दैट कि अगर आपको एक स्टार्टअप स्टार्ट करना है, उसके लिए आपके आइडियाज जो है, आपके मन में एक दो क्वेश्चन रहते हैं कि मैंने अपनी आइडिया किसी को बता दिया तो मेरा आइडिया चोरी हो जाएगा, तो वो कोई और कर लेगा। बस बात ये है, मैं आपको ये बता रही हूँ कि अगर आपको हॉस्टल में मैगी सेल करना है, तो एक जन हो सकता है कि वो मैगी के साथ नींबू पानी बेचे, एक हो सकता है कि मैं चीज मैगी बेचूंगी, एक बोलेगा कि मैं मैगी के साथ कोल्ड ड्रिंक बेचूंगी। इट्स लाइक दैट। तो वो एग्जीक्यूशन डिपेंड करता है। आइडिया आप किसी को भी कुछ बोल दोगे, आज मैं आपको 10 आइडियाज दे दूंगी कि मेरे दिमाग में ये चीजें चलती है, तो क्या मैं एग्जीक्यूट कर पाऊंगी सब चीज? तो वैसा नहीं है। जैसा आपका डीएनए होता है वैसे आपकी एग्जीक्यूशन होती है। मैं आपको 100 आइडियाज दे दूंगी, बट वो एग्जीक्यूशन जो लेवल का कोई और करेगा, कोई और दूसरे तरीके से उसको एग्जीक्यूट करेगा। तो स्टार्टअप स्टार्ट करने से पहले सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आपको पता होना चाहिए कि आपको अपने आइडियाज, अपने पीयर्स या फिर रैंडम लोग जिसको आप सर्व करना चाह रहे हो अपना आइडिया के थ्रू, उनसे आपको बात करनी होगी कि उनका क्या सोच है, वो उस प्रॉब्लम से जुड़ पा रहे हैं क्या आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाओगे। क्योंकि हर स्टार्टअप एक प्रॉब्लम सॉल्वर होता है। एवरी एंटरप्रेन्योर इज अ प्रॉब्लम सॉल्वर। तो आप जिनको केटर करना चाह रहे हो, आपको उनसे इंटरैक्ट करना होगा, क्योंकि वहां पे बायसनेस नहीं होगी। आप अपने फ्रेंड को बोलोगे, बेस्ट फ्रेंड को, कि भाई सुन मेरे को ये आइडिया है, तो वो तो बोलेगा भाई बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। बट आप जिसको केटर करना चाह रहे हो, जिसको सर्व करना चाह रहे हो, अगर आप उनसे इनडायरेक्टली पूछोगे या कोई और सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म पे कि आई हैव दिस आइडिया या आई सी कि मतलब ये प्रॉब्लम है, व्हाट डू यू फील अबाउट इट, तो आपको एक जेन्युइन एडवाइस मिलेगी कि आपके आइडिया में एक्चुअली सेंस है कि नहीं है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको मार्केट रिसर्च लोगों से इंटरैक्ट करके करना पड़ेगा। और आज के दिन तो सब चीज ऑनलाइन है, आप कहीं से भी लोगों से बात कर सकते हो, बस आपके अप्रोच और बिहेवियर अच्छा होना चाहिए। सो वही है कि आपको ज्यादा फंड्स की जरूरत नहीं है, आपको अपने स्किल्स को एनहांस करना चाहिए। और स्किल्स एनहांस करने के लिए कितने अफोर्डेबल रेट्स पे कितने सारे कोर्सेज है। आप फ्रीलांसिंग कर सकते हो, मैं आपको 3-4 वेबसाइट्स बताती हूँ, अपवर्क, फ्रीलांसर, फिवर। वहां पे आप फ्रीलांसिंग कर सकते हो, प्रोजेक्ट बेसिस पे स्टार्ट कर सकते हो, जो आप अपने बाकी एक्टिविटीज के साथ करो। वहां पे आपको इंटरनेशनल क्लाइंट्स भी मिलेंगे, और जो आपकी अर्निंग होती है आप उसी को इन्वेस्ट करो अपने बिजनेस में। ऐसा जरूरी नहीं है आपको कि आपको पूरा मार्केटिंग एड्स चलाना है, ऐसा कुछ नहीं। मैंने अभी तक एक भी एड नहीं चलाया। इट्स ऑल ऑर्गेनिक एंड इट्स ऑल थ्रू पर्सनल ब्रांडिंग। पर्सनल, ये मैं आपको ऑनेस्टली बता रही हूँ, क्योंकि पर्सनल ब्रांडिंग इज आप कैसे लोगों को अपने आप को परसीव करवाना चाहते हो, कि मैं क्या चाहती हूँ कि लोग श्रेया को कैसे देखें। आज अगर लोग मुझे जानते हैं, मुझे ट्रस्ट करते हैं, तो मैंने एक ही जगह बी कंपनी भी स्टार्ट किया, तो लोग उसमें इंटरेस्ट लेंगे। क्योंकि मैं सपोज कोई इंसान मुझे जानता है, उसे ट्रस्ट है मेरी चीजों पे, मेरे एथिक्स पे, तो अगर मैंने कुछ और भी स्टार्ट किया तो उसे वो भी अच्छा लगेगा, क्योंकि एक पर्सनल ब्रांड जुड़ जाता है। लोग आपसे कनेक्ट करते हैं, आपके इमोशंस, आपके एक्सपीरियंस से कनेक्ट करते हैं। एंड व्हेन यू हैव पर्सनल ब्रांड, यू कैन डू एनीथिंग यू वांट। आप खुद देखते हो लिंक्डइन पे कितने सारे फ्रीलांसर्स हैं, कितने सारे राइटर्स हैं जो स्ट्रगल कर रहे हैं, बट एट द सेम टाइम अपने आप को वैल्यूएबल बना रहे हैं, अपना स्किल दिखा रहे हैं। सो देयर आर फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म। लिंक्डइन का ऑप्टिमल यूसेज कीजिए, क्योंकि मैं आपको बता रही हूँ लिंक्डइन इज गोल्ड। लिंक्डइन ऐसा प्लेटफॉर्म है जो फ्री है, और आप मतलब ऑब्वियस अगर आप प्रीमियम नहीं ले रहे, जो कि इनिशियली जरूरत नहीं है, तो अगर आप लिंक्डइन का ऑप्टिमल यूसेज करें तो आपके नेटवर्क इंटरनेशनल वे में भी हो सकता है। लाइक टुडे आई कनेक्टेड विद सो मेनी पीपल इंटरनेशनली थ्रू लिंक्डइन, एंड इंडिया पे भी जगह जगह। So just sitting at Siliguri at my hometown and in my small room I'm working for the entire company. मुझे ऑफिस की जरूरत भी नहीं पड़ रही है। That's how you can cut costs. जिसको कुछ करना होगा वो ऑटोमेटिकली करेगा, तो जस्ट उसको पैशन होना चाहिए, और एग्जीक्यूशन इज ऑल मैटर। आइडिया काफी होता है, लेकिन एग्जीक्यूशन मैटर करता है। आई गॉट योर पॉइंट। ओके श्रेया, सो थैंक यू सो मच. So let You're us welcome, end Kazi. our conversation here only. Nice talking with you. Okay. So
काजी इसको कट कर देना, वो ऑकवर्ड मोमेंट्स को मत डालना प्लीज, फर्स्ट मोमेंट को तो मत ही डालना। अच्छा ठीक है ठीक है। अच्छा वो फर्स्ट वाला मोमेंट हाँ हटा दूंगा, सेकंड वाला रख लूंगा, ठीक है। हाँ हाँ, फर्स्ट वाला हटा देना, वो एब्सर्डली निकल गया था। अरे ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने इसलिए बोला ना तो कि एडिटिंग भी होगा। ओके फाइन फाइन, हाँ थैंक तो यू सो फर्स्ट मच। वाला हटा देना, हाँ वो रेस्ट रूम वाला हटा देना। आई विल डू दैट। हाँ थैंक यू सो मच श्रेया, बाय बाय। बाय बाय, टेक केयर, इट वाज ग्रेट एक्सपीरियंस। या गुड नाइट, टेक केयर। गुड नाइट।